30 वर्षों के बाद जो है यहाँ डेवलपमेंट की कार्य शुरू हुई और हमने पिछले 4.5 सालों में 478 करोड़ के कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमने चालू करवाए। 50 सालों की मार और दूसरी 30 सालों से विपक्ष में बैठने की मार, इस दोनों चीज़ों ने हमारे देरा को जो है बहुत पीछे ले गए। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां अपनी तेजी पर है। कारण है आगामी चुनाव। नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जय चमोली और आज मैं मौजूद हूं देहरा में। आज हम आपका रूबरू करवाने वाले हैं एक खास मेहमान से। विधायक हैं देहरा से श्री होशियार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं क्षेत्रीय विकास की बात करूंगा। अगर मैं देहरा की बात करूं तो क्या विकास कार्य यहाँ पर जनता के लिए किए गए हैं आपके द्वारा? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि देहरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जी। जो जो पिछले 30 वर्षों से विपक्ष में बैठा। जी। जब भी कोई सरकार बनी तो जो भी एमएलए बना वो ऑपोजिशन का बना। तो 30 वर्षों के बाद जो है यहाँ डेवलपमेंट की कार्य शुरू हुए हैं और हमने पिछले 4.5 सालों में 478 करोड़ के कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमने चालू करवाए और कई पूर्ण हो गए हैं और कई चल रहे हैं, गतिशील है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम पिछले सारा टोटल करें 70 वर्षों का और मेरे 4 वर्षों का टोटल करेंगे तो ये 4 वर्षों का जो है फिगर है 70 सालों से ज़्यादा है। अच्छा, मैं 4.5 सालों की बात करूंगा तो आप निर्दलीय विधायक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। तो एक क्या चैलेंज होता है एक निर्दलीय विधायक के लिए कि सरकार में और कैसे वो विकास कार्य करवा पाते हैं? क्या तमाम चैलेंजेस हैं जो आपने फेस किए इस कार्यकाल में? ये बात सच है कि एक निर्दलीय विधायक जो होता है बनना एक बहुत कठिन कार्य होता है जी। दोनों नेशनल पार्टी से मुकाबला करना और जीतना जी। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। लोगों ने हम पर विश्वास किया और हमने भी उनके विश्वास को कायम रखा और हमें मौजूदा सरकार भाजपा की हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हमें पक्ष में बिठाया। हमने समर्थन किया और हमें एसोसिएट मेंबर के रूप में माना गया और हम पक्ष में बैठे और जो भी हमने डिमांड रखी सरकार के समक्ष वो सरकार ने पूरी की। क्योंकि हमने बताया कि हमारा देहरा जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अगर कुर्बानी किसी ने दी है हिंदुस्तान में वो हमारे देहरा क्षेत्र के लोगों ने दी है। जब ये पौंग डैम बना इस पौंग डैम में लगभग 25,000 परिवार जो है ये जो विस्थापित जिन्हें कहा जाता है पौंग डैम ऑस्टीज, सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र से उजड़े और आज दिन तक नहीं बस पाए। और उसके वो एक मार 50 सालों की मार और दूसरी 30 सालों से विपक्ष में बैठने की मार, इस दोनों चीज़ों ने हमारे देहरा को जो है बहुत पीछे ले गए। तो इन चीज़ों को जब हमने सदन में रखा, विधानसभा में रखा, मुख्यमंत्री के समक्ष रखा तो उन्होंने मानी ये बात कि वाकई जो है देहरा के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और उन्होंने कहा कि देहरा के लिए जो भी आप मांगेगी, जो भी देहरा की जनता के लिए करना संभव होगा हम करेंगे। और बिना पक्षपात के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई पक्षपात नहीं किया और देहरा की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की और हर चीज़ जो हमने मांगी वो थी। चाहे वो पानी की स्कीमें थी, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें थी, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं थी, चाहे कोई भी सेवा उन्होंने जो है पूरी की और हमें उन्होंने जो भी सौगात हमने मांगी वो हमें दी। हाल फिलहाल की मैं बात करूं, जेपी नड्डा आए थे अभी, आपने भी मुलाकात की। तब से अटकलों को तूल मिल रहा है कि आप भाजपा में आपका विलय होने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या आगामी चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं चुनाव? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 तारीख को पिछले महीने की हमने एक चेतना रैली और आशीर्वाद रैली का आयोजन किया था जिसमें लगभग 12,000 लोग यहाँ पर पहुँचे खबली मरेड़ा ग्राउंड पर और लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। हमने पूछा लोगों को कि हमें इस सरकार ने जो है 478 करोड़ रुपए हमें दिए, तो पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है
पहला कर्तव्य हमारा बनता है कि हमें, अगर यही सरकार हमें टिकट देती है तो हमें इस सरकार की टिकट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उस 12,000 लोगों ने हाथ उठा करके एक ही आशीर्वाद दिया कि लेनी चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। मैं जनता को सब कुछ मानता हूँ, जिन्होंने मुझे विधायक बनाया। वोट देने वाली जनता है, हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमारी सर्वे रिपोर्ट हमसे पूछ के नहीं बनाई जाती, जनता को पूछ के बनाई जाती है। जनता सहमत है, सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है कि नहीं है, ये जनता बताती है किसी भी विधायक के बारे में। रिपोर्ट कार्ड मैं नहीं बना सकता, अपनी सीआर मैंने नहीं बनानी। मेरी सीआर, मेरी रिपोर्ट कार्ड कौन बनाएगा? मेरी जनता बनाएगी। तो हमने जनता को पूछा, क्या आप मुझसे संतुष्ट है, मेरे कार्यों से संतुष्ट है या नहीं है? उन्होंने कहा कि हम आपके कार्यों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, इसीलिए हम आपके पास आए, आपको सुनने आए, आपको आशीर्वाद देने आए। हमने कहा कि हमें इस सरकार ने जो है 478 करोड़ रुपए दिए, जिसकी हमने गिनती करके उनको बताई, हर कार्य की, हर जो हमें मिला वो सारा जनता के समक्ष हमने पूरा चिट्ठा खोल के बताया कि हमने ये कार्य किए। और पहला कर्तव्य ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें उस योग्य समझती है और जनता हमें उस योग्य समझती है, तो मैंने कहा कि मुझे टिकट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं उस टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। और प्रश्न ये भी हुआ, आपका भी शायद ये प्रश्न होगा अगला, क्या नहीं देती तो आप क्या करेंगे? तो हमने ये कहा कि हम जनता के ही दरबार में जाएंगे और जो जनता निर्णय करेगी उसी निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। यदि जनता कहेगी कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना है तो हम नहीं लड़ेंगे। मुझे इस कुर्सी का लालच नहीं है। मैं आया हूँ एज ए समाज सेवी, मैं आया हूँ काम करने के लिए। मुझे काम करना है और हमने काम करके दिखाया, ज़मीन पर रहे और लोगों के कार्य किए, गरीब से गरीब लोगों के घर पहुँचे और उनके सुख दुख में हम पहुँचे और 18 घंटे हमने अपने आप को जनता के लिए समर्पित किया। ये मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र रवि को उतारा था आपकी विधानसभा से मैदान में, अब वो आपके खिलाफ खेमा खोलकर बैठ गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली? देखो, वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हमने उनका बड़ा मान सम्मान किया, हमेशा हम उनके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि बड़े अनुभवी हैं। हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो क्योंकि हम एसोसिएट मेंबर रहे, सरकार के बीच रहे, सरकार का समर्थन किया, विधानसभा में भी किया, हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो हमें कुछ सिखाएंगे और हमें भी था कि हम उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो उनकी जो लाइन थी वो पार्टी बेस्ड लाइन रही। मेरी लाइन रही जनता की लाइन रही कि मैंने जनता के बीच जाकर के पक्षपात नहीं किया, ना मैंने बीजेपी की ना मैंने कांग्रेस की, मैंने जनता का कार्य किया। मैंने किसी को भी नहीं पूछा कि आपने क्या मुझे वोट दिए या नहीं दिए। मैंने जनता को कभी नहीं पूछा कि आप बीजेपी विचारधारा के हो या कांग्रेस विचारधारा के हो। मेरे पास जो भी आए मैंने उसका कार्य किया। शायद इसी के कारण जनता जो है मेरे कार्यों से खुश है कि हमने विभाजन नहीं किया, हमने लोगों को जोड़ा, हमने तोड़ा नहीं कभी लोगों को। हमने ये नहीं पूछा कि यार तू वो है तो तेरे काम नहीं करने हमने, या तो उसको ले आ तो उसकी पहचान दिखा या उसकी पहचान दिखा, हमने वो नहीं किया। हमने पूरे के पूरे 60,000 लोगों को जोड़ा और सभी के काम किए। रविंद्र रवि जी जो है ये एक बड़े नेता हैं, बड़े स्तर के नेता हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए और मेरा हक भी नहीं बनता है उनके खिलाफ कुछ बोलना। और हम उनकी हमेशा बढ़ाई करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो करे ना करे हमारी, पर हम जो है उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं उनका। हिमाचल की बात करूं तो पहले 2 विकल्प होते थे, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी खुद को साबित करने में लगी हुई है। क्या लगता है कि यहाँ पर स्थापित कर पाएगी जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने खुद को स्थापित किया है? देखो, मैं किसी और पार्टी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उनके इंटरनल पार्टी का मसला है, मामला है। मैं तो अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही जानता हूँ, अपने लोगों के बारे में ही सोचता हूँ दिन रात और उनके कल्याण के बारे में ही मेरे को चिंता रहती है हर वक्त 24 घंटे कि मैं अपने क्षेत्र को और कैसे आगे ले जाऊँ और कैसे आगे ले जाऊँ। अब ये उनकी पार्टी है, वो जाने मेंबरशिप वो बना रहे, डेवलप कैसे वो इस राज्य में आते हैं, कैसे करते हैं, क्या नीतियाँ लाते हैं। हमारे एक बात ज़रूर है कि हमारे हिमाचल के लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं, बड़े शरीफ, बड़े ईमानदार, बड़े मेहनती, कर्मठ लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इन्हें कोई ठग नहीं सकता। यदि कोई सोचेगा कि इन्हें कोई बाहर आए और लालच दें
और ठगी ठोरी करके चले जाएं, तो मैं समझता हूँ अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे यहाँ जागरूकता आ गई है लोगों में और वो अच्छा भला बुरा समझते हैं। तो ऐसा जनता जो भी निर्णय लेगी वो अच्छा ही निर्णय लेगी, कोई गलत निर्णय नहीं लेगी। सर, अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ पर, चाहे वो बेरोज़गारी का मुद्दा हो, क्योंकि युवाओं की खासकर, वो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, पर नौकरी नहीं मिल पा रही। ठीक है, पेंशन स्कीम्स, उसको लेकर यहाँ पर लोग जो हैं सड़कों पर हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ग्रामीण सेवकों का वेतन हो, तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर क्या रुख रहेगा आपका? क्या आपकी विधानसभा में भी ये तमाम परेशानियाँ हैं जिसका लोग सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल है। मेरा मानना है कि नौकरियों के मामले में वाकई हम लोगों को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की, सोलोमन योजना भी शुरू की है, जिसमें कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है युवाओं को और वो अपना कारोबार कर सके। हमने भी विधानसभा में कई ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले। एक बड़ा ज्वलन मुद्दा था पौंग डैम। हमारा पौंग डैम देरा से स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मेरा पौंग डैम का। चनौर चपड़ा से शुरू होता है, नगरोटा सूरियाँ तक का बेल्ट है, बहुत बड़ी बेल्ट है। हमने टूरिज़्म के लिए बहुत बड़ी आवाज़ उठाई कि यहाँ पर जो है टूरिज़्म की बहुत अपार संभावना है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें लाखों बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सकता है। जैसे हाउस बोट चलाएं, रो राफ्टिंग चलाएं, बैम्बू राफ्टिंग चलाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने उठाई और इसको समय ज़रूर लगेगा। जो काम 70 साल नहीं हुए, यदि कोई सोचें कि अब 2 साल में हो जाए, क्योंकि 4 वर्षों में 2 साल कोरोना में चले गए, हमें से 2 साल कार्य करने को मिला। ऐसी मैंने कई योजनाएं विधानसभा में रखी। वे साइड एमिनिटीज़, वे साइड होटल्स, जैसे सारा टूरिस्ट जो है हमारे इसी सड़क से जाता है, जिस सड़क से यहाँ पाए, तो किनारे, सड़क के किनारे किनारे पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें, दुकानें खुलें। बगलामुखी माता मंदिर, अब पहले क्या था, आज आप देखो कम से कम वहाँ पर 500 लोगों को रोज़गार मिला बगलामुखी। तो इस तरह के हम जो है क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं। अब अगर हम एजुकेशन लें तो पूरे हिमाचल में MSc जो है इन फिज़िक्स इन केमिस्ट्री हम ढलियारा में ले आए। ढलियारा में आने से MSc इन फिज़िक्स केमिस्ट्री M.Com ले आए, हम MBA ले आए, अब हम B.Ed ला रहे हैं। तो जब एजुकेशन हब बनेगा तो ऑटोमेटिकली रोज़गार लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा। तो ये पूरे हिमाचल में मैं कामयाब रहा अपने डिग्री कॉलेज में इन सारे कोर्सेस को लाने के लिए। फिर हमने अटल शिक्षा विद्यालय ले आए, उसका भी कार्य, ड्राइंग स्टार्ट हो गई है, उसका काम शुरू हो जाएगा, बिल्कुल अगली पंचायतें हमारी कल्लर में बन रहा है। फिर मैं ट्रांसपोर्ट नगर लाया डलियारा में, ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। अब जो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 40 करोड़ 45 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, जहाँ कई शोरूम्स खुलेंगे, कई दुकानें खुलेगी, कई लोगों को वहाँ रोज़गार, 1000-2000 लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा। तो हमने कोशिश की है और अब हम जितने भी जो जगह है, DC लैंड हमने आइडेंटिफाई की है, 700-800 कनाल जो हम इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जो इंडस्ट्री, ताकि वहाँ इंडस्ट्री आए मेरे क्षेत्र में। एक्चुअली इंडस्ट्री आई बॉर्डर्स में, हमारे इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंडस्ट्रियाँ नहीं आई, जिसके कारण हमारे बच्चे जो है काफ़ी बेरोज़गार रहे। यदि इंडस्ट्री हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है कि मैंने कई कैंप लगाए, अभी और एक मैं कैंप लगा रहा हूँ, जॉब कैंप, जिसमें कोई 700-800 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। तो अगले हफ्ते मैं वो कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 कैंप ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें हमने हज़ारों बच्चों को रोज़गार दिलाया। कोई लुधियाना हीरो होंडा कंपनी है, कोई हीरो साइकिल है, बद्दी में लगवाए। तो इस तरह हम कैंप हर साल एक कैंप लगवाते हैं। अगले हफ्ते भी हमारा प्लान है एक और कैंप लगाने का, तो जिसमें 500-700 लड़कों को जो है रोज़गार का जो है संभावना है। तो अब आखिरी सवाल जो रहेगा सर, वो ये रहेगा कि देहरा की जनता जो है आगामी चुनाव में आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? क्या उन्हें नया मिलने वाला है? हाँ, देहरा में हमारा जो मोटो था, सबसे बड़ा मोटो था कि सड़क, मुख्य सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। सड़क को हम खड्ड बोलते थे, यहाँ थी नहीं, हमने मुख्य सड़क बनवाई सारी। अब गांव की सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ना है, हर गांव में एम्बुलेंस जा सके, हर घर में एम्बुलेंस जा सके, किसी को भी उठा करके लेके जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये मोटो है मेरा कि हर घर को सड़क देनी है, हर घर को जल देना है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं जो है, हमारा अस्पताल बन रहा है, 30 बेड का अस्पताल, जो अगले 3 महीने में तैयार हो जाएगा।
फिर हमने एक और प्रपोजल दी है ई ऑटो रिक्शा की, जो अभी अभी हमने दी है, मैं उसकी नोटिफिकेशन ला रहा हूँ, जिसमें आरटीए की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हमें मिलती है तो मैं समझता हूँ कि हर पंचायत से 5-7 ऑटो रिक्शा जो है, जो ई ऑटो रिक्शा बैटरी ऑपरेटेड या सोलार ऑपरेटेड ऑटो रिक्शा चलाने की मैं एक मुहिम चालू कर रहा हूँ। अगर ये कामयाब होता तो इससे भी हज़ारों लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। और जो लोग 2 बसें चलती सुबह शाम और दिन भर कोई बस नहीं चलती, ट्रांसपोर्टेशन की हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। छोटे रोड है, बड़ी बसें जाती नहीं, तो हमने ये ई ऑटो रिक्शा का जो एक लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली मॉडल पर और चंडीगढ़ मॉडल पर। तो ये मैं समझता हूँ कि अगले 1-1.5-2 महीने में ये भी जो है हिमाचल में स्टार्ट हो जाएगी और मेरे क्षेत्र में मैं चालू कर रहा हूँ, तो इससे भी काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये सुविधा है, जब ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ज़्यादा होगी तो हर चीज़ में जो है बढ़ोतरी होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। आज ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट नहीं तो लोग सवेरे बैठ जाते हैं तो शाम को बैठे रहते हैं, क्या एक बस आएगी और शाम की बस से वापस जाएगा। तो ये हमने देखी कि बहुत बड़ी समस्या है। कॉलेज के बच्चों को बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको कॉलेज है इंटीरियर इलाकों में, उनको पैदल जाना पड़ता है बच्चों को। तो ये चीज़ें जो है मैं ई रिक्शा सिस्टम यहाँ स्टार्ट करूँगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा ख़त्म होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, पानी का मुद्दा और बेरोज़गारी का मुद्दा, ये 5 मुद्दे जो होंगे मेरे सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे। और इसको मैं कुछ हद तक कर पाया हूँ, और जो कुछ रह गया है समय की कमी के कारण, कोविड की मार के कारण, यदि जनता अगला मौका देगी तो मैं इसे अगली बार जो है ज़रूर पूरा करूँगा। हर घर को सड़क देनी है, हर युवा को रोजगार देना है, यही कहना है होशियार सिंह जी का। उम्मीद है कि हिमाचल को, देहरा को जिस चीज़ की दरकार है वो उन्हें मिले। धन्यवाद।